लास्ट क्लास जहाँ पर ख़त्म हुई है उसके आगे स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में सेक्शन नंबर 38 से 44 तक करवाया था, नहीं 39 से 44 तक समझा दिया था, जिसमें कम्प्लीटली सारी बात सिर्फ डिसोल्यूशन की चली थी, है ना। अब डिसोल्यूशन हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, सारे हमने बातें यहाँ पर देख ली 39 से 44। आगे इसके जो अब देखना है, कुछ दो चार बातें देखनी है। जैसे सेटलमेंट अगर हो रहा है, क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म डिज़ोल्व हो रही है, तो अमाउंट का सेटलमेंट कैसे किया जाए, है ना। और उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन के बारे में सीखेंगे कि अब तक तो बिना रजिस्ट्रेशन के ही फर्म चला दी हमने। उसके बाद अब देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन करना चाहें अगर हम फर्म का तो क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या असर देखने को मिलता है, बिना रजिस्ट्रेशन वाली फर्म में क्या बातें होती हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद वाली फर्म में क्या क्या बातें देखने को मिलती हैं। यही बात छोटी छोटी चीज़ें अब हमें आज कवर करनी है। सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। कैसे किया जाए सेटलमेंट, जब डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। तो बोला कि सारे एसेट्स, ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल के साथ बी रियलाइज्ड, ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल विल बी रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब, रियलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, मार्केट में ले जाना बेचने के लिए, ठीक है ना। ऐसे लिखो, मार्केट में बेचना। 12th क्लास में डिसोल्यूशन चैप्टर में एक काम किया होगा, एक अकाउंट बनाया होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, और उसमें सारे बैलेंस शीट के सारे एसेट्स रियलाइज कर रहे होंगे। तो मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हैं लेकर, ठीक है, बेचा नहीं है, बेचने के लिए ले जा रहे हैं। बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा, ये तो सारे जो एसेट्स हैं वो रियलाइज कर देंगे। उसके बाद एक मिनट, इसके बाद यहाँ लग जाएगा सेक्शन 48। क्या कहता है सेक्शन 48, कहता है कि ऑल लॉसेस इंक्लूडिंग deficiency of capital, including deficiency of capital will be paid out of profits। देखो सारे लॉस है, सारे लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कैपिटल में भी अगर डेफिशिएंसी आई है, कमी आई है, तो वो भी एक लॉस हो जाता है। तो सारे लॉस पहले प्रॉफिट में से निकाले जाएंगे, देन प्रॉफिट ख़त्म हो गया लेकिन लॉस ख़त्म नहीं हुए अभी, देन अपना कैपिटल में से निकाले जाएगा, आउट ऑफ कैपिटल। एंड और अगर कैपिटल से निकालने के बाद भी लॉस रिकवर नहीं हो रहा, देन फाइनली contributed by partners in profit sharing
रेशो। कहने का सेंस क्या निकला कि जो लॉस हुए हैं, कैपिटल डाउन हुआ है या कुछ हुआ है, तो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, वो सारे जो लॉस हैं पहले तो प्रॉफिट में से पे करो, ठीक है, प्रॉफिट में से पे करो, प्रॉफिट ख़त्म हो गया तो अब उसे कैपिटल में से पे करो, पे करते करते कैपिटल भी ख़त्म हो गया, लॉस ख़त्म नहीं हुआ, तो अब जो लॉस बचेगा वो पार्टनर लोग आपस में बांट लेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, इतना पहले सीक्वेंस क्या है कि लॉस को पहले प्रॉफिट से कवर करो, फिर उसके बाद आउट ऑफ कैपिटल, और अभी भी अगर पूरा नहीं लॉस ख़त्म हो पा रहा तो सारे पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कंट्रीब्यूशन देंगे अपना। हो गई बात। इसके बाद ये भी सेक्शन 48 का ही पार्ट है। द एसेट्स ऑफ द फर्म will be used in the following order। और ये तो लॉस के लिए बोला, अब यहाँ बोला कि जो एसेट्स हैं फर्म के वो इस तरीके से इस ऑर्डर में ही इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला एसेट्स से डेट्स चुकाओ, डेट्स ऑफ फर्म, ठीक। दूसरा ऑर्डर, दूसरा काम लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ पार्टनर्स रेटिवली या प्रोपोर्शनेटली। ये चुकाओ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देन कैपिटल ऑफ पार्टनर चुकाना है ना, कैपिटल ऑफ पार्टनर रेटिवली या प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली का मतलब समझ रहे हो? प्रोपोर्शनेटली का मतलब है जैसे वो प्रो राटा समझते हो ना, कि सबको थोड़ा थोड़ा जिसका जितना रेशो बनता है, रेशो के अकॉर्डिंग चल जाना। ये नहीं कि एक तो सारा ही लॉस झेल रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं झेल रहा। और इसके बाद अब अगर सरप्लस कुछ भी बचता है, सरप्लस विल बी पेड टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एसेट्स को रियलाइज़ करना है, एसेट्स को इस्तेमाल करना है, तो ऐसे करोगे। पहले तो अपने डेट्स चुकाओ, मतलब फर्म के डेट्स चुका दो, लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ पार्टनर्स चुकाओ, पार्टनर वगैरह से भी लोन लिए जाते हैं ना, तो वो चुकाओ। तो पहले तो फर्म के ही डेट चुकाने हैं, उसके बाद पार्टनर के लोन वगैरह सब चुकाने हैं, वो भी प्रोपोर्शनेटली। इतना कर देने के बाद पार्टनर के कैपिटल चुकाओ प्रोपोर्शनेटली, और चुका देने के बाद अगर अभी कुछ हाथ में सरप्लस बच रहा है एसेट्स का, तो वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो। ठीक है, तो ये दोनों हो गए सेक्शन 48।
क्लियर है पॉइंट? बढ़े आगे। इसी सेटलमेंट की लिस्ट में आगे देखेंगे सेक्शन 49। अब सेक्शन 49 के लिए नंबर 4 है ना, 3 तो हो ही गए, चौथा है फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। फर्म्स प्रॉपर्टी, तो लिखो फर्म प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड in the payment of firm debt। फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है फर्म के डेट की पेमेंट करने के लिए। एंड इफ देयर इज सम सरप्लस, अगर कुछ सरप्लस बच जाता है तो इट विल बी यूज्ड इन द पेमेंट ऑफ बहुत ज़रूरी बात, प्राइवेट डेट ऑफ द पार्टनर। फर्म के प्रॉपर्टियों को बेच के फर्म के डेट्स चुका दिए और हाथ में सरप्लस बच गया, तब पार्टनर के प्राइवेट डेट्स को चुकाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको देनी है, फर्म के उधारियों की या पार्टनर के उधारी की? फर्म के उधार की को प्रायोरिटी देनी है ना। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, फर्म के पास 10 कंप्यूटर हैं। सुनो, फर्म के पास 10 कंप्यूटर हैं तो अपनी अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अच्छा, और फर्म के अपने उधारियां हैं, फर्म के अपने डेट्स हैं, पार्टनर के प्राइवेट डेट्स भी हैं अपने अपने, कोई दिक्कत नहीं। फर्म के पास 10 कंप्यूटर हैं, तो ये कंप्यूटर किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? फर्म के लिए ही हो रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर डेट्स की बात करेंगे तो डेट फर्म के भी हैं और पार्टनर्स के भी हैं। कंप्यूटर खरीदे किसने हैं? फर्म ने खरीदे कि पार्टनर ने? यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी थोड़ी है। फर्म, पार्टनर ने खरीदा है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, और इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ठीक है, अब जो डेट्स हैं देखा गया कि फर्म के अपने जो डेट्स हैं लगभग 9 कंप्यूटर के बराबर का है। मतलब 9 कंप्यूटर अगर बेच के पैसा हम जुटा लें तो फर्म का डेट चुकाया जा सकता है। तो फर्म के डेट कितने हैं? इक्विवेलेंट टू 9 कंप्यूटर्स, है ना। और वही पार्टनर के डेट्स की बात करें तो इक्विवेलेंट टू 10 कंप्यूटर्स, इक्विवेलेंट टू 10 कंप्यूटर्स। समझ में आ रही है बात? अब जब हम इस 10 कंप्यूटर को रियलाइज़ करने जा रहे हैं तो पहले किसको निपटाएं? फर्म के डेट को। मतलब कि इस 10 में से
9 कंप्यूटर तो यहाँ यूटिलाइज कर दिए जाएंगे, और कितने बच गए? एक बचा ना, तो एक कंप्यूटर यहाँ चुकाया जाएगा। डन। ये फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने का तरीका बताया है। अब वही अगर मैं कहूँ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तब क्या करें, है ना? नंबर 5 प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर। पार्टनर की अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है फर्म में। अब फर्म बंद हो रही है तो हो सकता है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रियलाइज हो, तो उस प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? तो हाँ, आउट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर। पार्टनर के प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है इन द यूज़ ऑफ फर्म, फर्म में इस्तेमाल कर रहा था वो अब तक, ठीक है? तो प्राइवेट डेट ऑफ पार्टनर इज पेड। उसे बेचकर पार्टनर का अपना जो प्राइवेट डेट है पहले वो चुकाया जाएगा। यानी यहाँ प्रायोरिटी पहले पार्टनर को दी जाएगी। इफ देयर इज सम सरप्लस, अगर कुछ सरप्लस यहाँ बच जाता है ना, पार्टनर के प्राइवेट डेट को चुका के कुछ सरप्लस, कुछ पैसा हाथ में बच गया, देन द डेट ऑफ फर्म इज पेड। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो, पार्टनर के डेट चुका देने के बाद हाथ में कुछ पैसा बच गया है, तब फर्म के डेट को चुकाओ। यानी अगर फर्म की प्रॉपर्टी थी तो प्रायोरिटी फर्म को देनी है, कुछ पैसा बचेगा तो पार्टनर का डेट चुकाएंगे, और पार्टनर की प्रॉपर्टी है तो पहले पार्टनर के डेट चुकाओ, और अगर कुछ बच जाता है तब फर्म के डेट को चुकाओगे। तो ये दोनों हमारा सेक्शन 49 है। सेक्शन 49 हो गए। तो ये थे सेटलमेंट के तरीके, सेक्शन 48 और सेक्शन 49, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब वही जो छोटे मोटे बातें करनी है उन पे डिस्कशन करते हैं। पार्टनरशिप के बारे में तुम इतनी बात तो जानते हो कि एक पार्टनरशिप डीड आ जाती है ना? पार्टनरशिप डीड आती है ना? तो पार्टनरशिप जो डीड है उसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं। क्या ये बनाना कंपलसरी है? मतलब बना ले तो ठीक ही है ना? हाँ, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसा रहे? इन रिटन फॉर्म में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे तो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन वो अगर रिकॉर्डिंग नहीं है ना, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, तब मामला ख़राब हो सकता है। हाँ, और दूसरी बात, क्या ये कंपलसरी है? ये कंपलसरी नहीं है, ये है ऑप्शनल इन नेचर, ऑप्शनल है। तो अगर ये ऑप्शनल है तो आगे के लिए
पार्टनरशिप डीड अगर ऑप्शनल है तो मतलब करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बना के चल रहे हैं तो थोड़ा सा और उसे ऑथेंटिकेटेड बनाना पड़ेगा, हैं? ज़्यादा थोड़ा और ज़्यादा मजबूत रहे तो अच्छा है ना। तो मजबूती के लिए क्या कर दिया जाए, इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए। इसी पार्टनरशिप डीड को क्या कर दें, रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए। तो देखो, तो इसी पार्टनरशिप को दमदार बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे अब, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब है जो हमने एग्रीमेंट बनवाया है उसको हमें और मजबूत बनाना है, उसे रजिस्टर्ड कर। अच्छा, बिना एग्रीमेंट के क्या रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है? नहीं। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं चलती क्या? बिना एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन मतलब एग्रीमेंट जरूरी होता है ना? कंपलसरी नहीं है। हाँ। अगर बिना एग्रीमेंट के हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बाद में प्रॉब्लम होगी तो? वो तो फिर जो रजिस्ट्रार है वो हमसे जो क्वेश्चंस पूछेगा वो हमें जवाब देने, फिर हम पे सीधे सीधे एक्ट लागू हो जाएगा। एग्रीमेंट तो इसलिए है ना कि हम एक्ट की कुछ बातों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हैं। एक्ट नहीं, एग्रीमेंट नहीं है तो एक्ट मान चलाएंगे हमारे ऊपर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो वहाँ भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ मान सकते हो कि ज़रूरी हो सकता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म अगर करने जाएंगे तो क्या क्या बातें ध्यान देनी है हमें। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म किसके पास किया जाएगा, विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ठीक है। क्या ये कंपलसरी है? तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शनल इन नेचर। कोई दिक्कत? क्या रजिस्ट्रेशन बिजनेस शुरू करते वक्त यानी पार्टनरशिप शुरू करते वक्त ही करवाना पड़ेगा? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ए फर्म कैन बी रजिस्टर्ड at any time after its फॉर्मेशन के बाद कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, ठीक है। तो जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब भी स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करने के बाद कभी भी जब मर्जी तुम्हें लग रहा है कि अब रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, कोई बात नहीं, जाओ करवा लो। एक फर्म रजिस्टर्ड कब माना जाएगा? जब वो रजिस्ट्रार के पास उसका नाम चला जाएगा, मेंशन हो जाएगा, रजिस्ट्रार के रजिस्टर में नाम मेंशन हो जाएगा। द फर्म इज supposed to be registered when its name is mentioned in the register of the रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ठीक है। रजिस्ट्रार के रजिस्टर में जब नाम चढ़ गया तभी वो रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। अब कुछ और थोड़ी छोटी छोटी बातें।
बढ़े। एक फर्म रजिस्टर्ड होना चाहती है तो क्या करे, सवाल है। तो स्टेप्स हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या करे एक फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले तो नाम लेना पड़ेगा। कैसे स्टेप पूछ रहे हो? स्टेप्स बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा। अच्छा, मेरा पहले जो है सेक्शन 58 लगा देना, सेक्शन नंबर 58 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन लिखी जाएगी, जाके रजिस्ट्रार को दे दिया जाएगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रार जब एप्लीकेशन लेगा तो फिर वो तुमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू कर देगा, लिस्ट बना के दे देगा, ये डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट दो, है ना। और कब तक देना है उसके लिए एक टाइम भी बता देगा रजिस्ट्रार, इतने दिन में तुम अपना ये सारी चीज़ें ला के दे दो, और एक जो फीस है प्रेस्क्राइब्ड फीस जो रजिस्ट्रार बताएगा, है ना, वो फीस भी सबमिट कर देना इतने दिन के अंदर अंदर। डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, लिखो द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म may be effected at any time by sending by post or delivering to the registrar। देखो रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन भेजो, चाहे पोस्ट से भेजो, चाहे खुद जाके हैंड ओवर करो, चाहे कैसे भी करो, है ना, एप्लीकेशन भेजोगे। और कौन सा रजिस्ट्रार क्या कौन सा होना चाहिए, इस एरिया में, जिस एरिया में तुम अपना बिजनेस लगाना चाह रहे हो, हेड ऑफिस खोलना चाह रहे हो, उसी एरिया के रजिस्ट्रार के पास भेजोगे। रजिस्ट्रार ऑफ द एरिया इन विच एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड। ठीक है, और सिचुएटेड है या फिर तुम वहाँ सिचुएट करना चाह रहे हो, प्रपोज टू बी सिचुएटेड, यानी नया खोलना चाह रहे हो और वहीं खोलना चाह रहे हो। ठीक है, तो अ स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, देखो एक जो स्टेटमेंट देना है वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, मतलब वो रजिस्ट्रार है वो बताएगा कि ये वाला फॉर्म भरो और इसमें स्टेटमेंट दो अपनी, स्टेटमेंट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड accompanied by the prescribed fee, prescribed fee, है ना, stating
प्रेस्क्राइब्ड फीस और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म भर के और रजिस्ट्रार को दो। अब उस फॉर्म में क्या लिखा होगा वो यहाँ पर बताया जा रहा है, और बहुत नॉमिनल सी बातें हैं, वो तुम देख सकते हो। और में से डेट वाली बात है। फर्म्स नेम, है ना, प्लेस जहाँ बिजनेस करोगे, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, ये भी बताना होगा वहाँ। इसके बाद कोई और जगह भी जहाँ मतलब एक और कोई दूसरी तीसरी जगह हो सकती है ना जहाँ से फर्म बिजनेस कैरी कर रही हो। एक तो हेड ऑफिस है, एक तो हेड ऑफिस होता है, वो तो यहाँ बता देना है, एचओ। और भी तो जगह होंगी ना जहाँ जहाँ से बिजनेस करना चाह रहा है या कर रहा होगा, तो उसका भी बताना पड़ेगा। नेम ऑफ एनी अदर प्लेस where the firm carries on business। इसके बाद ये तो 3 बातें हो गई। फिर और भी बताना है तो क्या वो पूछेगा कि भाई कब से तुम लोग ज्वाइन कर रहे हो, मतलब पार्टनरों से पूछेगा रजिस्ट्रार तुमने कब से ज्वाइन किया, तो वो डेट बतानी पड़ेगी। डेट when each partner joined the firm। क्या सारे पार्टनर एक ही साथ फर्म ज्वाइन करते हैं? बाद में, मतलब ये तो रजिस्ट्रेशन है ना, ये तो स्टार्ट होने के बाद भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ होगा मान लो 5 साल पहले, हैं 3 लोगों ने स्टार्ट किया, बाद में 1-2 साल स्टार्ट करने के 1-2 साल के बाद किसी एक को ऐड कर लिया, फिर 1-2 साल के बाद फिर किसी को ऐड किया है। आज रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं 5, तो क्या करा, सब अपनी अपनी डेट बताएंगे कि मैं इतनी तारीख से मैं इतनी तारीख से आया हूँ, तो वो बताया जाएगा। इसके बाद जो नाम होगा, नाम जो पूरा नाम पूछा गया है ना, नाम जो होगा वो पूरे एड्रेस के साथ रहेगा। नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। सारे पार्टनरों के नाम पूरे पूरे लिखे जाएंगे, है ना, और परमानेंट एड्रेस के साथ होगा। मतलब अब जैसे किसी का नाम, अगर कोई जैसा मान लो तुम्हारा ही नाम है दिनकर प्रभाकर चौधरी, ठीक है, तो पूरा नाम लिखना है दिनकर प्रभाकर चौधरी, डीपीसी नहीं, और पूरा एड्रेस देना अपना है। ये ऐसा कई लोग होते हैं ना कि अब लिखा होता है फुल एड्रेस और नीचे जाके लिख दिया पटना, एड्रेस में केवल पटना लिख दिया, ऐसे नहीं, पूरा एड्रेस देना होगा। शैतान गली कब्रिस्तान के सामने, अंधेरी महल के पीछे, ठीक है। और इसके बाद रजिस्ट्रार पूछेगा कि तुम्हारा जो फर्म है वो कब से चल रहा है, कब तक के लिए चल रहा है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ फर्म, तो वो बताना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ फर्म। इतना सब होने के बाद पार्टनर सिग्नेचर करवा लेगा, सारे पार्टनर आएंगे और सिग्नेचर करेंगे। ठीक है जी। तो
each person signing the statement shall also verify it in the manner prescribed. अब ये ईच पर्सन कौन है? पार्टनर्स हो सकते हैं? ये ईच पर्सन में कौन है? पार्टनर्स हो सकते हैं और देयर एजेंट्स, है ना? ऑथराइज्ड एजेंट्स होते हैं ये, ऐसे नहीं कि बस बिठा दिया, ऑथराइज्ड एजेंट्स हो गए। जैसे वकील वगैरह। अब मान लो पार्टनर अनपढ़, उन्हें क्या पता, तो वकील आ जाएंगे उनके और वो देखेंगे, पार्टनर से साइन करवाएंगे, खुद भी साइन कर लेंगे। मतलब वेरिफिकेशन करा जाएगा पूरा कि देख लो भाई गलत नहीं है। फैन ऑफ कर लो। बात क्लियर हुई? एक जो इसमें नोट करने वाली बात है, वो ये कि ए फर्म अपना जो नाम रखती है, फर्म नेम शैल नॉट क्या हो गया ये, ए फर्म नेम shall not contain any of the हाँ इस तरह से नाम नहीं रख सकते। जैसे क्राउन है, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इम्पीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, लेकिन रखा तो है इम्पीरियल ब्लू, किंग फिशर, रॉयल चैलेंज, ऐसे करके ना, वो रॉयल स्टैग, नाम तो रखे हुए हैं लेकिन कंपनी है। मेन बात कंपनी में भी इस तरह से रखा नहीं जा सकता, लेकिन तो ये सारे नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो जाओ सरकार के पास, गुजारिश करो, गुहार लगाओ कि मैं फिशर नाम रख के कैसे कंपनी चलाऊंगा, कैसे फर्म चलाऊंगा, किंग लगना ज़रूरी है, हैं? हाँ, स्टैग लगा के क्या करा जाए, रॉयल लगाना ज़रूरी है, ब्लू करके कैसे मैं बेच दूंगा, इम्पीरियल लगाना ज़रूरी है, तो थोड़ा परमिशन दे दो भाई। बाकी और मेरे को नाम नहीं याद, शायद तुम्हें ज़्यादा अच्छे से नाम याद होंगे। तो ये सारे बातें थी सेक्शन 58 के लिए। देखो अब आगे का सेक्शन 58 हो गया है ना, स्टेप, अगला स्टेप है ये सेक्शन 59। पहला स्टेप तो एप्लीकेशन भेजने वाली बात, दूसरा स्टेप रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की।
तो लाइन गैस जाना भी चला रहा है। सेक्शन 59 रजिस्ट्रेशन है ना। अब रजिस्ट्रेशन के लिए बात करेंगे। जब रजिस्ट्रार तुम्हारे द्वारा दिए गए सारे इन्फॉर्मेशंस को वेरीफाई कर लेगा, वेरीफाई करके सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, हर स्टेज पे सेटिस्फाई हो जाएगा, तो तुम्हें क्या दे देगा, एक रजिस्ट्रार जो है एक सर्टिफिकेट दे देगा, है ना। लिखो आफ्टर द सेटिस्फैक्शन है टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, है ना, he shall issue a certificate of registration। वो रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट दे देगा। बस ध्यान रहे, डॉक्यूमेंटेशंस जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ने मांगे हैं, ऐसे चुप हो जाएगा, गाड़ी चले ना चुप हो जाएगा, काटने में सर ठीक कहने वाला था। अब बात ये है कि रजिस्ट्रार जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देता है। अब इसमें बात ये है कि तुम अपने आप को डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान सकते हो जब तुम अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके और दे रहे हो और तुम्हें पता है कि ये सारे सही हैं, रजिस्ट्रार ने बोल दिया है कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, सर्टिफिकेट आने में टाइम लग रहा है बस, तो वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। सर्टिफिकेट हाथ में आने में टाइम लग रहा है लेकिन रजिस्ट्रार ने बोल दिया है इट्स ऑल ओके, देन इट इज़ डीम्ड टू बी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये था सेक्शन 59। रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो बी इफेक्टेड even after a suit has been filed by the firm, but in that case it is necessary to withdraw the suit first and get the firm registered and then file a fresh suit। देखो, रजिस्ट्रेशन तब भी मान्य है जब एक फर्म किसी पे केस फाइल कर रही है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव तो रहेगा नहीं। पार्टनरशिप के शुरू में बताया ना, रजिस्टर्ड फर्म ज़्यादा इफेक्टिवली केस कर सकती है ना। तो ऐसे केस में अगर तुम केस को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो क्या करो, फटाफट पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो और देन एक नया केस फाइल कर दो। अब वो ज़्यादा इफेक्टिव है, तुम्हारी बात जल्दी सुनी जाएगी। विदाउट रजिस्ट्रेशन तुमने कोर्ट में केस किया है तो तुम्हें जल्दी सुना नहीं जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है ये। तो ये हो गया। इसके बाद एक छोटा सा इसी में है सेक्शन 59A1। सेक्शन 69A1। तो ये किसके लिए है? ये लेट रजिस्ट्रेशन के लिए है। लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी। देखो, लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, अगर लेट रजिस्ट्रेशन करवा रहे मतलब रजिस्ट्रेशन में लेट हो गया है। रजिस्ट्रेशन में लेट का मतलब
अगर रजिस्ट्रेशन करवाने में यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रार ने तुमसे मांगे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने में तुमने लेट कर दिया है, जितने टाइम पीरियड में उसने तुम्हें बोला था कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस मुझे लाके दे दो और तुमने उस टाइम पीरियड में वो चीज़ें नहीं दी हैं, तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करने में लेट कर देगा, क्योंकि अब वो तुमसे पेनल्टी लेगा। तुम अब पेनल्टी भरो तब तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिलेगा। समझ आया? नहीं आया? हाँ तो बोल दो ना, आ गया। लिखो। हाँ, इफ द स्टेटमेंट in respect of any firm is not sent or delivered to the registrar within the time specified in subsection 1A of section 58, then the firm may be registered on payment to the registrar of a penalty of ₹100 per year of delay or a part thereof। तो ये सेक्शन सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स अगर टाइम पे नहीं दिए लाके तब पेनल्टी लगेगी, रजिस्ट्रार पेनल्टी लगाएगा और रजिस्ट्रेशन करने में भी डिले करेगा तब तक जब तक तुम पेमेंट ना करो, पेनल्टी ना दो। और पेनल्टी जो लगेगी वो ₹100 पर ईयर के हिसाब से लगेगा। अब तुम डॉक्यूमेंट 1 साल लेट कर रहे हो, 2 साल लेट कर रहे हो, 3 साल लेट कर रहे हो, तो उस हिसाब से पेनल्टी लग जाएगी। हो गया? ये था रजिस्ट्रेशन।